हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग सीटेट 2025 में जो जुलाई में एग्ज़ाम होना है उसको लेकर के कंप्लीट एसएसटी जो हमारा पेपर 2 है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग पॉलिटी देख रहे हैं, जिसमें हम क्लास 6 से 8 तक जो एनसीईआरटी की पॉलिटी है उसको देखेंगे। जो जो चैप्टर्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वो, ठीक है। सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो हमने सिलेबस का वीडियो अपलोड किया है, आप उसे ज़रूर देखें। हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर दी है, उसको भी प्लेलिस्ट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर देखें। अब हम लोग पॉलिटी स्टार्ट किए हैं। कल हमने एक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया है, आज हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है विविधता और भेदभाव, ठीक है। हर साल पैडागोजी सहित कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। पिछली साल भी आप देखेंगे क्वेश्चन बना हुआ है, हर साल ही बनता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक पीवाईक्यू से, और ये थोड़ा चैप्टर है, चैप्टर के बारे में थोड़े कुछ पॉइंट्स मैंने दिए हुए हैं, बाकी सारे जो आयाम है वो हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करने वाले, ठीक है। तो हमारे जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है ये यही है कि हम लोग पहले एमसीक्यू के फॉर्म में पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे, उसके बाद अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो हम लोग बुक को भी देख लेंगे, मतलब वीडियो फॉर्म में। वरना आपको हम डेली टू डेली जो इसका पीडीएफ है बुक वाला, और साथ में जो पीडीएफ से हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं, दोनों ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज देते हैं। वहां आप ज्वाइन करके खुद से भी बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा चैप्टर क्या है, चैप्टर में क्या जानना है, चैप्टर में कौन कौन से आयाम है उसको देख लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू पे आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि चैप्टर 2 है हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का, ठीक है। नाम आप देखिए क्या है, विविधता एवं भेदभाव। यानी कि कल हमने डाइवर्सिटी यानी विविधता को अच्छे से पढ़ लिया है, आज हम लोग भेदभाव और विविधता दोनों को मिक्सअप करके पढ़ने वाले हैं। आपसे कह रहे हैं कि पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा, ठीक है, हमने पढ़ा था, सच में पढ़ा है। कह रहे हैं कई बार जो लोग दूसरों से अलग हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो जाहिर सी बात है कि हमें दुख होगा, क्रोध आएगा और हम अपने आप को असहाय महसूस करेंगे। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इन्हीं सारे चैप्टर्स में आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे साथ थोड़ा अलग तरह का व्यवहार किया जाता है अगर हम अदर लोगों से थोड़ा बहुत भिन्न है तो वही कह रहे हैं कि इस पाठ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद जो असमानता है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये अब आपको एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र में आपको तरह तरह के लोग दिखाए गए हैं, तरह तरह के जो है व्यक्ति अर्थात लड़कियां दिखाई गई हैं, लड़के दिखाए गए हैं, उनकी अलग अलग वेशभूषा दिखाई गई है, और एक व्यक्ति को ऐसे भी दिखाया गया है जो कि दिव्यांग है, यानी कि वो हमारे आपकी तरह सामान्य नहीं है, ठीक है, वो दिव्यांग है, वो विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति हैं। देखिए आगे आपसे कह रहे हैं कि हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह का जो भूगोल है और उसका जो इतिहास है उसका असर पड़ता है, ठीक है। अर्थात वर्तमान में हम जो कुछ भी हैं वो हम लोग अपनी जो पहले की चीज़ें हैं, पहले जो हमारे इतिहास में घटनाएं घट चुकी हैं, और साथ में हम जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उसका उतोत्पाद है, ठीक है। अर्थात हम लोग कोई अजूबे नहीं हैं कि अचानक से प्रकट हुए हैं। आज हम जो भी हैं जैसे ही हैं उसमें हमारा इतिहास, हमारा जो है हम निर्माणकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। आगे देखिए कह रहे हैं कि अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। कह रहे हैं कि संसार में टोटल 8 मुख्य धर्म माने जाते हैं, ठीक है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यहाँ पे रहते हैं, अर्थात विश्व में, पूरे वर्ल्ड में
टोटल 8 धर्म हैं जिन्हें मुख्य तौर पे धर्म की संज्ञा दी जाती है। उन 8 धर्मों को मानने वाले लोग आपको भारत देश में देखने को मिल जाएंगे। कल हमने देखा था कि भारत जो है वो विविधतापूर्ण देश है, यानी कि बहुत सारी विविधताओं से संपन्न धनी देश है, ठीक है। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे उन 8 तरह के धर्मों को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। अब आप समझिए कि अगर 8 तरह के धर्मों को मानने वाले लोग हैं तो वो कितनी भिन्नताएं होंगी। उनका हर एक धर्म को मानने वाले का अपना एक कल्चर है, अपना रहन सहन है, अपना पहनावा है, अपनी पूजा करने की पद्धति है, अपनी बोली भाषा है, साथ में अपना खान पियन है। तो इस तरह से आपको कितनी सारी विभिन्नताएं, कितनी सारी भिन्नताएं, कितनी सारी विविधताएं आपको हमारे प्यारे भारत देश के भीतर देखने को मिल जाएंगी। कह रहे हैं कि यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती। समझिए, हम लोगों को तो शायद 2-4 भाषा आती होगी, इवन शायद कुछ लोगों को तो 1-2 में ही जो है लाले पड़े होंगे, उतने में ही लगता होगा कि बहुत कुछ आता है। हमारे यहाँ टोटल 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। आगे आपसे बता रहे हैं कि जो लोगों की मातृभाषाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबको जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह दी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं की जगह दी गई है, लेकिन ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो वहाँ की, यानी कि जो जिस जगह पे रह रहा है वहाँ की मातृभाषा है, वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, ठीक है। कह रहे हैं कि और 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। तो 8 तो हमारे यहाँ क्लासिकल डांस ही है, 8 है ना कि 6 है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे यहाँ 6 क्लासिकल डांस है या फिर 8 है, ठीक है। तो क्लासिकल डांस को छोड़िए और देखिए कि यहाँ पे 100 से भी अधिक तरह के डांस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को कौन सा डांस आता है कमेंट कीजिए। आगे देखिए, कह रहे हैं कि ये जो विविधता है ये हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती, अर्थात जो डाइवर्सिटी है ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको वो प्रसन्नता ही देगी। कह रहे हैं कि हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, यानी कि जो एग्जैक्ट हमारी तरह हैं, हमारी तरह का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हमारी तरह की भाषा बोल रहे हैं, हमारी तरह का पहनावा रख रहे हैं, हमारे तरह का खान पीन रख रहे हैं, हम उनके साथ बहुत ही सहज महसूस करते हैं। आगे देखें, कह रहे हैं कि कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे अजीब और अपरिचित लग सकते हैं, ठीक है। भले ही हम लोग एक ही देश के भीतर रह रहे हैं, लेकिन अगर वो कहीं से भी किसी भी मामले में हमसे भिन्न है तो हमें लगता है कि यार ये क्या है, एकदम नया नया है, हम इनको जानते पहचानते ही नहीं, अपरिचित से वो आपको लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते और हम जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग आखिरकार हैं तो क्यों हैं, और लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक खास तरह की राय बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो लोग हमसे भिन्न दिखते हैं उनको लेकर के हमारे मन में किसी न किसी तरह की खास तरह की राय बन जाती है। उसी राय को हम लोग पूर्वाग्रह कह देते हैं, ठीक है। यानी कि किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी के भी बारे में पहले से आप कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वही पूर्वाग्रह कहलाता है, ठीक है। ज़्यादातर ये राय नकारात्मक सेंस में होती है। तो अभी हम लोग पूर्वाग्रह को लेकर के थोड़ा और अच्छे से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर की रूपरेखा है। अब हम लोग अपना सबसे पहला काम, मैंने बताया कि हम लोग PYQ भी देखेंगे और साथ में आज पेडागोजी के भी क्वेश्चंस हमने शामिल किए हुए हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम 2024 जो हाल ही में पेपर हुआ है उसका PYQ देखेंगे। तो सीटेट जुलाई 2024 जो कि 7 जुलाई को पेपर हुआ था, उससे ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा, ठीक है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, विविधता वाला चैप्टर कल मैंने पढ़ा दिया है, तो आप मेरे ख्याल से अगर आपने उसको देखा तो आपको समझ आ गया होगा। ये वाला आंसर भी आपके लिए 1 सेकंड का काम है, बस ऑप्शंस पढ़ेंगे आपको तुरंत समझ आ जाएगा। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों की सुविधा अनुसार, तो सुविधा अनुसार काम करना वो विविधता नहीं बल्कि वो प्रजातंत्र टाइप का मामला हो जाएगा। तो इसमें विविधता नहीं होगी, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारे जैसा जो चीज़ें हैं, यानी कि अगर हम लोग हिंदू हैं तो हमारे आसपास जो लोग हों हिंदू धर्म को मानने वाले हों, हमारे जैसे उनका खान पीन हो। तो विद्यार्थी ना अपनी सुविधा अगर इस तरह ढूंढेंगे तो विविधता का तो हनन हो जाएगा, ठीक है।
कह रहे हैं आगे से पीछे के क्रम में बैठने के अनुसार, तो ये तो बिल्कुल बकवास बात है। फिर कह रहे हैं विद्यार्थियों के पिछली परीक्षा, ये तो और भी बात बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये तो असमानता को दर्शा देगी, यहाँ पे विविधता का तो कोई मतलब ही लॉजिक ही नहीं लगेगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। ठीक है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर विविधता विषय पर कार्य देना है अध्यापिका को, और तो फिर उनके लिए चाहिए कि वो विषम यादृच्छिक समूह बनाए जो किसी ना किसी खेल पर आधारित हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर से बनने वाले एमसीक्यू और साथ में उसके जो मेन पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो इससे पहले आगे बढ़े, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर करना ना भूलें। कंप्लीट एसएसटी की तैयारी आपको इस बार हम यहाँ कराएंगे। एक बार, कम से कम एक बार आप हमारे साथ जुड़कर देखिए, उसके बाद आप PYQ सॉल्व कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। इवन अगर आप हिस्ट्री वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें टोटल मैंने 34 वीडियोस बनाए हैं। ठीक है, आप उसको देख करके PYQ सॉल्व कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ कितने अच्छे से मैंने सारे के सारे सेगमेंट्स कवर किए हैं जो भी NCERT में दिए हुए हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं जो हमारे चैप्टर से है, जो नया क्वेश्चन है कि भारत में कितने मुख्य धर्मों के अनुयायी रहते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए, 4, 6, 8, 10। देखिए, अब जाहिर सी बात है कि सीटेट में ना इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सीटेट में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको बताना होगा कि स्टेटमेंट कितने सारे सही हैं और कौन सा उसमें रॉन्ग है। तो आपसे इस तरह से मतलब स्टेटमेंट दे देंगे कि भारत में टोटल 5 मुख्य समूहों या 5 मुख्य धर्मों के अनुयायी रहते हैं। तो आपको फिर वो वाला स्टेटमेंट ऐसे करना होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा विविधता वाला टॉपिक है उसमें बताया गया है कि पूरे विश्व में 8 प्रमुख धर्म हैं और उन 8 प्रमुख धर्मों को मानने वाले लोग, अनुयायी हमारे भारत देश में रहते हैं। ठीक है, तो उत्तर इसका आप देखिए क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी कि 8। थोड़ा पेन की इंक चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ गया है, बहुत मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये, मतलब कि सीटेट का। आपसे कह रहे हैं कि पूर्वाग्रह से आप क्या समझते हैं। ऑप्शंस देख लीजिए। कह रहे हैं किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से बनी जो नकारात्मक राय है वो। दूसरा क्या करें, किसी व्यक्ति या समूह के बारे में पहले से बनी सकारात्मक राय। तीसरा है कि किसी व्यक्ति या समूह के बारे में बिना सोचे समझे बनाई गई राय। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ज़्यादातर बच्चों के अंदर ये थोड़ी मतलब भावना होती है कि अगर उपरोक्त सभी दिया है तो हमें उपरोक्त सभी ही मानना चाहिए। तो ये भैया, अगर आपने यहाँ उपरोक्त सभी माना तो आपको इतना बड़ा सा लड्डू मिल जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं मानना है आपको पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेने हैं, उसके बाद ही ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अभी हमने बताया कि अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पहले से ही कोई राय बना लेते हैं, उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो वो पूर्वाग्रह हो जाता है। ठीक है, और सामान्यतः ये नकारात्मक होती है, अर्थात जो हम मतलब राय बना रहे हैं किसी व्यक्ति के बारे में, वो सामान्य परिस्थितियों में नकारात्मक राय ही बनाते हैं और वही पूर्वाग्रह होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति ना बहुत कंजूस है, ठीक है, या ये सोच रहे हैं कि वो बहुत आलसी है, तो हम लोगों ने ना एक तरह की पूर्व धारणा बना ली, एक तरह का पूर्वाग्रह से हम लोग ग्रसित हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो बहुत आलसी है या बहुत कंजूस है। और साथ में आप देखे होंगे कि लोग ऐसा कहते हैं कि गांव में रहने वाले गंवार होते हैं। ठीक है, तो भैया हम लोग भी गांव के, इवन हम लोग तो बहुत एकदम शुद्ध गांव के हैं। ऐसे गांव में जहां दूर दूर तक आपको कोई दुकानें भी ढंग की नहीं मिलेंगी। आपको चॉकलेट खाना है तो चॉकलेट भी आप कम से कम 2-3-4 किलोमीटर जाओगे तो शायद मिले। तो इस तरह के गांव में हम लोग रहते हैं। और लोग कहते हैं कि गांव वाले गंवार होते हैं। कहाँ से हम लोग गंवार हैं? हमें तो नहीं लगता कि हम लोग गांव में रह रहे हैं तो गंवार हैं। तो ये जो पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं ना, कि गांव में रहने वाले लोग गंवार होते हैं, या जो लड़कियों को लोग लेकर के कुछ ज़्यादा ही पूर्वाग्रह बना लेते हैं, जैसे लड़कियां बहुत कोमल स्वभाव की होती हैं। मुझे देख के कोई कहे कि मैं बहुत कोमल स्वभाव की हूँ, तो ये जो पूर्वाग्रह बनी हुई है ना, यही सारी चीजें हैं जो आगे चल करके ना असमानता भी पैदा करती हैं। ठीक है, तो ये पूर्वाग्रह क्या है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई अब हाँ ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा नकारात्मक राय ही रहेगी, नहीं, सामान्य परिस्थितियों में नकारात्मक है, मे बी सकारात्मक भी हो सकती है। जैसे लड़कियों को लेकर के जो धारणा बनी हुई है कि लड़कियां बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, तो ये नकारात्मक राय थोड़ी ना है, ये एक तरह की तो सकारात्मक राय है। तो सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन
ज़्यादातर परिस्थितियों में हम लोग नकारात्मक राय बना करके पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं, ठीक है। और एक मतलब कि बहुत ही हम लोगों के यहाँ चलन में एक कहावत है कि अहीर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, अर्थात जो लोग यादव समूह से हैं, अर्थात जो अहीर जाति के लोग हैं, उनकी जो बुद्धि है ना भैया वो 12 बजे खुलती है, उसके पहले उनकी बुद्धि नहीं खुलती। और आपने एक और बात सुनी होगी कि महिलाओं का दिमाग घुटने में होता है। तो ये सारी जो घटिया घटिया बातें हैं ना, ये सब क्या है, ये सब एक तरह का पूर्वाग्रह है जो लोगों ने पहले से ही बना के रख लिए हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको पूर्वाग्रह क्या है वो समझ आ गया होगा। और हाँ, अब जैसे पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से ना आपको और एक चीज समझ में आएगी कि जब हम ये सोचने लगते हैं, यानी कि अगर हमें लगे कि किसी एक काम को करने का यही एक तरीका ही सबसे अच्छा है, ठीक है, अर्थात आपने कोई काम किया और आपको लगता है कि जिस तरह से आप उस काम को अंजाम दे रहे हैं केवल वही एक तरीका ही सबसे अच्छा है, तो आप फिर दूसरे जो लोग हैं जो उसको किसी अदर तरीके से करने की इच्छा रखते हैं या करने का हुनर रखते हैं, आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, अगर आपको ये लगता है कि इंग्लिश बोलने वाले ज़्यादा समझदार होते हैं, इंग्लिश भाषा ज़्यादा अच्छी भाषा है, तो फिर जो अदर लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं आप उनकी ना उतनी अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें वो इज्जत नहीं दे पाएंगे जो आप इंग्लिश वालों को देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह का पूर्वाग्रह है इंग्लिश भाषा को लेकर के। आजकल भोजपुरी बहुत चर्चा में है, तो आप देखिए भोजपुरी को लेकर के एक सामान्य पूर्वाग्रह बना हुआ है कि भोजपुरी जो भाषा है उसमें बहुत अश्लीलता है, जबकि वो भाषा अश्लील नहीं है, भाषा तो बहुत प्यारी है। उसका जो साहित्य है, उसका जो सॉन्ग है, उसको जो गाने लोग बना रहे हैं उस भाषा में, वो बहुत गंदे हैं। तो हम लोग अब इन सारी चीज़ों का जो नकारात्मक प्रभाव है वो उस भाषा पे पड़ रहा है, हम लोग उस भाषा को ही गलत मानने लगे हैं, उस भाषा को लेकर के ही हमने पूर्वाग्रह बना लिया है कि भोजपुरी भाषा भैया बहुत अश्लील है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पूर्वाग्रह से संबंधित है। आई थिंक आपको अब पूर्वाग्रह से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पूर्वाग्रह को लेकर के ना पैडागोजी के कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं, उत्तर तो आपको पहले ही दिख रहा है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, यह मानना कि सभी ग्रामीण लोग अज्ञानी होते हैं, तभी हमने बताया ना कि गांव के लोग गंवार होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा लोग पूर्वाग्रह बना के रखे हुए हैं, तो ये पॉइंट तो सही है। फिर कह रहे हैं कि यह मानना कि सभी शहरी लोग आलसी होते हैं, तो ऐसा मान लेते हैं हम लोग, जैसा गांव में है ना, तो हम लोगों को लगता है कि शहर वालों की ज़िंदगी थोड़ा आसान होती है, जबकि ऐसा है नहीं भैया, वहाँ भी बहुत स्ट्रगल है, गांव में भी स्ट्रगल है, शहर में भी स्ट्रगल है, आप चाहे जहाँ रहेंगे आपको स्ट्रगल हर जगह करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ चीज़ों की सुविधाएँ आपको गाँव में ज़्यादा अच्छी मिल जाएंगी, कुछ चीज़ों की सुविधाएं आपको शहरों में ज़्यादा अच्छी मिल जाएंगी। अब जैसे हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है, जॉब है, ये सब चीज़ें आपको शहरों में अच्छी से मिल जाएंगी। गांव में आपको अच्छा पर्यावरण मिल जाता है, खाने पीने के लिए खेत में भैया धान उग जा रहा है, गेहूँ उग जा रहा है, तो वो सारी सुविधाएं। आपने 2 पशुओं को पाल लिया तो आपको खाने में दूध, घी, मट्ठा, दही ये सब अच्छे से मिल रहा है। तो हर जगह की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, उस परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति वहां पे होता है, ठीक है। तो ये ऐसा मान लिया जाता है। अब जैसे गांव में जो महिलाएं हैं ना, वो शहर में रहने वाली महिलाओं को लेकर के ऐसी धारणा बना के रखती हैं, ऐसे पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहती हैं कि जो शहर में रहने वाली महिलाएं हैं उनके कोई काम नहीं होता, क्या करना है, बस झाड़ू पोछा कर लिया, खाना बनाया और अपने घर में बैठी हैं। और गाँव में जो है भैया वो पशुओं को भी पालनी है, तो दिन भर उनको पशुओं को खिलाना है, गोबर हटाना है, दूध निकालना है, दुनिया भर का काम रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये क्या है, ये एक तरह का पूर्वाग्रह है, एक तरह की राय है जो हमने बना के रखी है। फिर कह रहे हैं कि यह मानना कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक पूर्वाग्रह है, क्योंकि जो अदर लैंग्वेजेस हैं वो भी अपने आप में अच्छी हैं, हर भाषा अपने आप में विशिष्ट है, ठीक है। तो ये भी एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है। चौथा क्या कह रहे हैं कि यह मानना कि सभी लोग समान हैं और उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तो अगर ये समान वाली बात आती है तो भैया ये पूर्वाग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये पूर्वाग्रह का एग्जाम्पल नहीं है, ये तो समानता का एग्जाम्पल है। हम लोग एक तरह से समान हर चीज़ों को देख रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि आप बताओ कि पूर्वाग्रह का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यही जो है वो पूर्वाग्रह का उदाहरण नहीं है, बाकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सभी पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है। तो भैया अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। कंप्लीट इस बार हम इस पे अपना SST वाला सिलेबस कराएंगे, बस आप लोगों के साथ और सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करिए बस, क्योंकि चैनल मतलब आप लोग उसको मतलब समझ ही नहीं आता कि
क्या खोज रहे हैं आप लोग वीडियोस में? आप लोगों को एग्जाम क्लियर करना है या फिर हंसी मजाक देखना है? क्योंकि हमारे चैनल पे हंसी मजाक वाली चीज़ें नहीं होती, बस काम की चीज़ें होती हैं। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे आयाम कवर कराए जाएंगे, आपका एग्जाम में अच्छे से पेपर हो जाएगा। बाकी हंसी मजाक तो जिंदगी में चलता ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहे हैं कि एक कथन दिया है, दूसरा कारण दिया है, फिर उसके बाद विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक भावुक माना जाता है। ठीक है, तो माना तो जाता है, लोग ऐसा मानते हैं, बाकी जरूरी नहीं है कि सारी लड़कियां भावुक ही हों, कुछ लड़कियां क्रिमिनल भी हो जाती हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कारण, समाज में लड़कियों को कोमल, संवेदनशील और देखभाल करने वाली भूमिकाओं में देखा जाता है, जबकि लड़कों को मजबूत, स्वतंत्र और तर्कसंगत होने की उम्मीद की जाती है। विकल्प क्या है हमारे पास? कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा कह रहे हैं कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा कह रहे हैं कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। चौथा है कि कथन और कारण दोनों असत्य हैं। तो भैया आप इसको देख करके समझ रहे होंगे कि मतलब पॉइंट्स दोनों सही दिए हुए हैं। समाज में इस तरह के पूर्वाग्रह बने हुए हैं कि जो लड़कियां हैं ना, वो लड़कों की तुलना में काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, और इसके लिए कारण यही है कि समाज में लड़कियों को कोमल, संवेदनशील और देखभाल करने वाली भूमिकाओं में देखा जाता है। जैसे अगर नर्स बनना है तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस है वो लड़कियों के लिए ही आता है, भैया नर्स मतलब लड़की, डॉक्टर के लिए लड़की ठीक है, ठीक है, टीचर बनना है छोटे बच्चों के लिए यानी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ाने के लिए लड़कियाँ ठीक है। तो ये सारे जो काम है ना, जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड लोगों की आवश्यकता है, वहाँ पे लड़कियों को प्रेफरेंस दी जाती है। क्यों? तो उसके पीछे यही सारे कारण लगाए जाते हैं। तो इसका जो उत्तर है ना, वो ये वाला हो जाएगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ये देखिए, लड़के और लड़कियों में भेदभाव को लेकर के एक बहुत ही प्यारा सा चित्र बना हुआ है, बहुत प्यारी सी बातें लिखी गई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले ये आप चित्र देख लीजिए, एनसीईआरटी के चित्र बड़े अच्छे अच्छे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि समाज में लड़के और लड़कियों में को मतलब कई तरह के भेदभाव आपको देखने को मिलेंगे। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं, जाहिर सी बात है, मैं लड़की हूँ, मैंने तो भाई बहुत सारे भेदभाव को फेस किया है, लड़कों ने भी किया होगा, बशर्ते उनका जो भेदभाव है वो दूसरी तरह से, जैसे किसी, अभी आगे हम लोग देखते हैं, हालांकि अभी तुरंत सारी बातें क्यों बता देना। फिर कह रहे हैं कि लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के हैं या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, अर्थात मतलब जन्म से ही हम या तो लड़की होंगे या तो लड़का होंगे। फिर कह रहे हैं या तो ऐसा ही होता है। सो इसमें सोचने वाली बात क्या है? चलिए, ये तो बकवास बात है। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि भैया अगर आपसे पूछा जाए कि आप लड़की हो या लड़का, तो आपको सीधे से ये बता देना है कि हाँ भैया, हम लोग जन्म से लड़की पैदा हुए हैं तो लड़की हैं, जन्म से अगर लड़का पैदा हुए हैं तो लड़के हैं। लेकिन आप देखेंगे कि भले ही हम लोग जन्म से जो पैदा हुए हैं, लेकिन सोसाइटी ना धीरे धीरे हमें वो उस तरह से बना देती है। जैसे लड़कियों, जब बच्चा पैदा होता है, छोटा रहता है, तो आप देखेंगे चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों ही अगर आप खिलौना छीन लेंगे तो प्या प्या करना स्टार्ट करेगा। मतलब उस टाइम पे उसको ये नहीं लगेगा कि अरे यार मैं लड़का हूँ, मुझे खिलौने से क्या मतलब है, मुझे खिलौने के लिए नहीं रोना। लेकिन धीरे धीरे ना घर वाले, आस पड़ोस वाले उसको बताना स्टार्ट कर देंगे कि यार तू लड़की है, रोता है। जैसे बच्चा गिरा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, उसके घुटने में अगर चोट लगी, वो टन्ना से क्या क्या करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आप देखेंगे कि लड़कियों को आकर के लोग झाड़ना पोंछना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है चलो बेटा हो जाता है। लड़के के लिए क्या करेंगे, हैं रो रहा है, लड़की है तू, लड़कियां रोती हैं, लड़के तो बहादुर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, उनको रोना नहीं है। तो धीरे धीरे ना आप देखेंगे कि जो लड़के हैं बेचारे, उनको ये समझ आने लगता है कि यार जो लड़के होते हैं ना, उनको रोना नहीं चाहिए, रोना एक कमजोरी की निशानी होती है। तो क्या ये सोसाइटी में बनाया गया लड़कों को, या फिर लड़के पैदा हुए हैं? पैदा नहीं हुए हैं भैया, पैदा तो हर कोई हुआ है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन जो आज वर्तमान में हमें दिखाई दे रहा है ना, वो बना बनाया है। लोग कहते हैं कि लड़कियां पैदा नहीं होती, बनाई जाती हैं। हम तो कहते हैं चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों ही पैदा नहीं होते, दोनों ही बनाए जाते हैं। पैदा तो केवल इंसान हुआ है, ठीक है जेंडर सबका अलग अलग है, लेकिन
आज जो बना बनाया ढांचा आपको मिल रहा है वो बनाया गया है समाज के द्वारा, तरह तरह के पूर्वाग्रहों ने उनको इस तरह से बनाया हुआ है। लड़कियां सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, लड़के कठोर होते हैं। क्यों होते हैं पता नहीं भैया, बस बन गया है, लोग कहते आ रहे हैं इसी वजह से। लड़कियों को रोना चाहिए, क्यों रोना चाहिए, बस रोना चाहिए। लड़के नहीं रोएंगे, क्यों नहीं भैया मर्द है, उसको दर्द थोड़ी ना होता है, 2 तमाचा लगा के देखो दर्द होगा कि नहीं होगा। फिलहाल के लिए ये एक पूर्वाग्रह है, हम आपको ये बता रहे हैं, ये एक तरह का भेदभाव है जो लड़कियां और लड़कों के बीच किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नीचे एक सूची दी गई है, एक तालिका दी गई है, उसको हम लोग देख लेंगे। बहुत अच्छी तालिका दी है। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथनों की सूची में तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि वे बहुत ही सुशील हैं। अब आप सोचिए, ये देख लीजिए पहले पूरा, वरना आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये देखिए, एक साइड लड़का लिखा हुआ है, एक साइड लड़की। यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं ना, आपको इसमें भरना है कि इस तरह के जो पूर्वाग्रह है वो कौन सा पूर्वाग्रह है जो लड़कियों के लिए है और कौन सा है जो लड़कों के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कह रहे हैं कि वो बहुत सुशील हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह की जो भाषा है, इस तरह की जो बातें हैं वो लड़कियों के लिए की जाती हैं। तो ये तो भैया हमारा लड़की के लिए हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं दूसरे में कि उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। तो भाई ये भी लड़कियों के लिए ही कहा जाता है। अब वो बात अलग है कि कुछ बहुत कर्कशा होती हैं, तो वो जो उनका बात करने का तरीका है वो सौम्य नहीं होता है, तो वो सारी बातें अलग हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। तो जाहिर सी बात है कि लड़कों के लिए पूर्वाग्रह। ठीक है, और लड़कियों को लोग कमज़ोर मानते ही हैं, बॉडी से उनका बॉडी स्ट्रक्चर कमज़ोर होता है, ऐसा लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं कि इस टाइम पे लड़कियां पहलवानी भी कर रही हैं, वेट लिफ्टिंग में भी आगे आगे आ रही हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग पूर्वाग्रह देख रहे हैं, पूर्वाग्रह ही देखेंगे। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वे शरारती हैं। अब लड़कियों के लिए शरारती, कौन कहेगा कि भैया लड़कियां शरारती होती हैं, तो ये तो भैया लड़के के लिए। ठीक है, तो लड़का जो है वो शरारती होता है। कह रहे हैं वे नृत्य और चित्रकारी में निपुण हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये पॉइंट लड़की के लिए है। फिर कह रहे हैं वे रोते नहीं। तो मर्द को दर्द नहीं होता, तो ये भैया मर्द है। ठीक है, लड़का है। आगे देखिए, कह रहे हैं कि वो उद्यमी है। तो उद्यम मचाने का काम भी लड़के का ही होता है। कह रहे हैं कि वे खेल में निपुण हैं। तो खेल कूद, इन सारी चीज़ों से लड़कों को ही जोड़ा जाता है, खेल कूद व्यायाम। लड़कियों के लिए तो गुड्डी गुड़िया से खेल भैया, उसको मतलब कि ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। फिर कह रहे हैं कि वे खाना पकाने में निपुण हैं। तो खाना पकाने में निपुण है, ये लड़कियों के लिए शब्द है, यानी कि लड़कियों के लिए पूर्वाग्रह है। जबकि आप देखेंगे कि बड़े बड़े होटलों में बड़े बड़े जो भंडारे होते हैं, शादी ब्याह में खाना लड़के बनाते हैं। ठीक है, तो जो हलवाई हैं, जो हम हमारे यहाँ खाना बनाने आते हैं लोग, वो लड़के होते हैं। लेकिन माना क्या जाता है कि खाना बनाने में लड़कियां निपुण हैं, ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये एक तरह का पूर्वाग्रह है लड़की के लिए। फिर कह रहे हैं वो भावुक हैं। तो जाहिर सी बात है लड़कियों के लिए भी, मतलब ये स्टेटमेंट भी लड़की के लिए ही है, ये वाला पूर्वाग्रह भी लड़की के लिए ही है। ठीक है, तो मैंने इसको बता दिया। ये ना कुछ कुल मिलाकर के ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे डायरेक्ट मतलब उसमें पूछ सकते हैं। मतलब एक स्टेटमेंट देंगे, उसमें 4 विकल्प देंगे, फिर आपसे कहेंगे बताओ कौन सा पूर्वाग्रह नहीं है। ठीक है, या कौन सा है जो लड़कियों के लिए पूर्वाग्रह नहीं है, या कौन सा है जो लड़कों के लिए पूर्वाग्रह नहीं है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। तो उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें देख लेने चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। इसको आप यहाँ देख लीजिए, लास्ट में ना एनसीईआरटी के पीछे दिया रहता है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो मतलब वो सॉरी वहाँ पे आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। क्यों बातें करते हैं? कह रहे हैं कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। अर्थात ये एक बच्चा है जो कि दिव्यांग है, यानी कि उनके चलने फिरने में प्रॉब्लम है, वो दिव्यांग व्यक्ति हैं या दिव्यांग बच्चा है, उसको लेकर के ये बातें लिखी गई हैं। वो बच्चा ऐसा कह रहा है कि लोग हमारे बारे में इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? कह रहे हैं कि तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। ठीक है, इसमें क्या है? कह रहे हैं कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। तो ये भी एक दिव्यांग बच्ची है जो कि चलने फिरने में मतलब मुश्किल होती है उसको, तो व्हील चेयर पे चल रही है, उनके लिए ये बात कही गई है। वो बच्ची इस तरह से सोच रही है। आगे आप देखें, तीसरा क्या है? कह रहे हैं क्या उसका दिमाग सही है? ये एक बच्चा है जो कि व्हील चेयर पे है, अर्थात दिव्यांग बच्चा है। तो लोग कह रहे हैं कि लोग सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग भी डगमगाता होगा। ठीक है, तो ये एक तरह का पूर्वाग्रह है। कुल मिला के कुछ पूर्वाग्रह की एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भैया ऊपर के जो चित्र है ना,
जो उसमें बच्चे दिखाए गए हैं उन्हें पहले विकलांग बोला जाता था, ठीक है, यानी कि जिनके अंग में कोई भी प्रॉब्लम होती थी पहले उन्हें विकलांग शब्द से संबोधित किया जाता था। मोदी जी के द्वारा अब उस शब्द को दिव्यांग कहा जाने लगा है, लेकिन एजुकेशन के लिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे इन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के रूप में संबोधित किया जाता है। आई थिंक आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा डीएलएड में, या फिर जो पेडागोजी वाला सेक्शन है ना उसमें पढ़ा होगा। कह रहे हैं कि इन्हें क्या कहते हैं, तो खास जरूरत या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कहा जाता है। कह रहे हैं इनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी अपनी भावनाएं और विचार भी यहाँ व्यक्त किए गए हैं। आगे कह रहे हैं कि ये बच्चे अपनी से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में कुछ कह रहे हैं, आप उसमें चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह से लोगों ने रूढ़िबद्ध धारणा बना के रखी है कि जिनका पैर सही नहीं है उनका जो दिमाग है ना वो भी सही नहीं होगा, तो उनको आइंस्टीन से मिलवाना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखेंगे हम लोग अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6, और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो रूढ़िबद्ध धारणा से ही संबंधित है। क्या कह रहे हैं, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है रूढ़िबद्ध धारणा वाला, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। एक पूर्वाग्रह और दूसरा रूढ़िबद्ध धारणा, पूरे चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यही दोनों हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूढ़िबद्ध धारणाओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, वे ऐसे विश्वास हैं जो व्यक्तियों को उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर आंकते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत विशेषता नहीं, अगर ऐसा होता तो ये रूढ़िबद्ध धारणा ना होती, ये एक तरह से डाइवर्सिटी को लोग जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये तो इसका मतलब उत्तर नहीं होगा। फिर क्या करें कि वे ऐसे सामान्यीकरण हैं जो बड़े समूहों के लोगों के बारे में किए जाते हैं, भले ही वे सटीक ना हो, ठीक है। तीसरा कह रहे हैं वे ऐसे मूल्य हैं जो समाज किसी व्यक्ति या समूह में देखता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहे हैं वे ऐसे व्यवहार हैं जो लोग दूसरों के प्रति प्रदर्शित करते हैं, तो ये तो व्यवहार हो जाएगा, व्यवहार प्रदर्शन, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसका जो सही उत्तर है ना वो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो रूढ़िबद्ध धारणा है वो क्या है, ऐसे सामान्यीकरण जो बड़े समूहों के लोगों के बारे में किए जाते हैं, भले ही वे सटीक ना हो, ठीक है। यानी कि जो लड़कियों के लिए रूढ़िबद्ध धारणाएं बना के रखी गई हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती हैं, लड़कियों को मतलब कि टीचर या नर्स के बारे में ही सोचना चाहिए, उन्हें इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, ठीक है। यानी कि एक बड़े विशाल समूह को लेकर के हमने एक तरह की सोच डेवलप करके रखी है, जैसे हम लोग किसी मतलब उसके बारे में सोच लेते हैं ना, जैसे एक काम है एरोप्लेन उड़ाना, तो हम लोग एरोप्लेन उड़ाने को लेकर के कल्पना नहीं करते हैं कि लड़कियां मतलब एरोप्लेन उड़ाएंगी, वो लगता है कि सिर्फ और सिर्फ लड़के ही एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह की रूढ़िबद्ध धारणा है, ऐसा माना जाता है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली जो मुसलमान हैं उनमें देखने को मिलेगा कि वो लोग लड़कियों के लेकर के ना पढ़ाई को स्पेशली बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या जो लड़कियां हैं वो पढ़ाई नहीं करती हैं, उनको पढ़ने में रुचि नहीं है। तो ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की रूढ़िबद्ध धारणा है जो लड़कियों के लिए बना ली गई है, जबकि ऐसा नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाई में रुचि नहीं है, आप उन्हें मौका ही नहीं देते हैं। स्टार्टिंग से आप अपने घर में देखेंगे जिस तरह की सुख सुविधाएं, जिस तरह की जो चीज़ें हैं वो लड़कों को मिलती है, उसका आधा भी लड़कियों को नहीं दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अवसर की ही बात नहीं करते हम लोग, इवन खान पीन में भी आपको देखने को मिलेगा कि लड़कों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है लड़कियों की अपेक्षा, ठीक है। चलिए हम इसको अच्छे से देखेंगे। ये हमने आपको ये अपना चित्र बनाया हुआ है, ये हमने खुद से बनाया है, हम बहुत परेशान थे कि कैसे इस तरह की पीडीएफ बनती है, हमने सीख लिया, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो ये देखिए हमने पीडीएफ बनाई है, ये रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है। ये जो रूढ़िबद्ध धारणा है इसको आप देखिए, हम लोग कई तरह से, यानी कि कई सारे ऐसे आयाम हैं जिनकी वजह से या जिन चीज़ों को मतलब कि नज़र में रखते हुए किसी भी चीज़ के प्रति एक धारणा या रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं। जैसे हम लोग किसी देश को लेकर के एक तरह की रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं, जैसे चाइना को लेकर के रूढ़िबद्ध धारणा है कि चाइना वाले हैं ना सारे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो उन कीड़ों मकोड़ों को ना खाते हों, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने ये एक धारणा बना रखी है ना कि चाइना के लोग सारे कीड़ों मकोड़ों को खा जाते हैं, मतलब कोई भी कीड़ा मकोड़ा हो उनसे नहीं बचता है, इवन कुत्ता बिल्ली सब कुछ खा जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह की रूढ़िबद्ध धारणा है, ठीक है। धर्म को लेकर के जैसे हमने देखा कि मुसलमान धर्म, इवन आप लोग बुरा मत मानिएगा, ये ना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं खुद से नहीं बता रही हूँ, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है कि मुसलमानों में ऐसा माना जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो
पढ़ाई करने की इच्छुक नहीं है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़, अगर कोई भी भाई लोग देख रहे हैं, बहन लोग देख रहे हैं, तो वो बुरा मत माने, हम बस आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी हम लोग हिंदू हैं, हमारे यहाँ भी इस तरह से लोग, बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। इवन परसों मेरे यहाँ एक रिश्तेदार आई थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि पढ़ाई लिखाई हो गई, तो मैंने कहा हाँ हो गई। करी करना ही कहा है, करे कि वह है, तो हम कहे हाँ बुआ सही कह रही, करना तो चूल्हा बर्तन ही है, चाहे पढ़ के करें या बिना पढ़े करें। तो ये क्या है, ये एक तरह की रूढ़िबद्ध धारणा है ना कि लड़कियों को करना तो झाड़ू पोछा और चूल्हा बर्तन ही है, ज़रूरत क्या है पढ़ने लिखने की। तो नॉट इवन मुस्लिम समुदाय, ये सारी जो बातें हैं, इस तरह की जो धारणाएं हैं, वो हर समुदाय में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन एनसीईआरटी में दिया था तो मैंने आपको उस तरह से एग्जाम्पल दिया। तो हम लोग किसी धर्म को लेकर के या किसी विशेष धर्म के लोगों के प्रति भी कोई ना कोई रूढ़िबद्ध धारणा बना लेते हैं। जैसे अब होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि सामने वाला जो धर्म फॉलो कर रहा है, अब जैसे मुसलमानों को लेकर, अब हमारे पड़ोस में दरअसल बहुत ज़्यादा है, तो हम उनके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा मांस वगैरह खाते हैं, मतलब उनके यहाँ कोई भी उत्सव होगा, कोई भी त्यौहार होगा तो मांस ही बनता है। तो जो मांसा, मतलब ऐसा लगता है ना कि वो लोग ही मांस ही मांस खाते हैं, जैसे अनाज खाते ही नहीं। तो ये एक धारणा बनी है, एक रूढ़िबद्ध धारणा बनी है कि मुसलमान मांस खाते हैं, इस वजह से हमें उनको अपना बर्तन छूने नहीं देना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक तरह की रूढ़िबद्ध धारणा है। जबकि आप देखेंगे कि आपके आस पड़ोस में जो आपके ही जाति के हैं, आपके ही धर्म के हैं, वो लोग भी मांस खाते हैं, लेकिन हम लोग उनको अपना बर्तन छूने देते हैं, अपने साथ उनको खाना भी खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक रूढ़िबद्ध धारणा बना के रखी है कि जो मुसलमान हैं वो मांस खाते हैं, और वो ऐसा भी लगता है कि वो हमसे निम्न जाति के हैं, और इस वजह से हम उन्हें अपने बर्तनों को छूने नहीं दे सकते। तो ये क्या है, ये एक तरह की रूढ़िबद्ध धारणा है। हम लोग भाषा को लेकर भी, जैसे हमने देखा कि एक भाषा, जैसे भोजपुरी को ले लीजिए, तो भोजपुरी को लेकर के आजकल जिस तरह से गाने बन रहे हैं, उससे क्या लगता है, यही तो लगता है ना कि बहुत बेकार भाषा है, मतलब उसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, ये एक तरह की रूढ़िबद्ध धारणा है। जबकि उसमें आप देखेंगे कि ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो बहुत अच्छी हैं, गाने भी काफ़ी सारे हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं। और वैसे ही लिंग को लेकर के देख लीजिए, लड़कियों और लड़कों को, ठीक है, तो लड़कियों को लेकर के कितनी सारी रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं। अभी हमने इतनी देर सब देखा। तो ये देखिए कि रूढ़िबद्ध धारणाओं से, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को आगे बढ़ाने में कौन कौन से कारक हैं। तो देश भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, भाषा भी हो सकता है, लिंग भी हो सकता है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, यानी कि किसी एक समूह को, किसी एक देश के निवासी को, किसी एक तरह की भाषा बोलने वाले लोग को, किसी एक लिंग को, अगर हम लोग उससे में संबंधित, उससे रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं, अगर हम उन सभी को एक ही प्रकार की छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि चाइना के लोग मतलब कि सारे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं, भले ही चाइना के ऐसे भी लोग हों जो उन कीड़ों मकोड़ों को ना खाते हों, ठीक है, लेकिन हमारे मन में इस तरह की एक रूढ़िबद्ध धारणा बन गई है कि चाइना के जो भी लोग हैं वो सारे कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। और एक और रूढ़िबद्ध धारणा है, आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के लोग हैं, यानी कि स्पेशली जो नागालैंड वाले लोग हैं, उन लोगों के बारे में हम लोगों के जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं या साउथ इंडिया वाले लोग हैं, उनके मध्य में एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि वो लोग कुत्ता खाते हैं, ठीक है। तो ये जो कुत्ता खाने वाली एक रूढ़िबद्ध धारणा है, जो जिसकी वजह से उनको थोड़ा दीनहीन दृष्टि से देखा जाता है, ये क्या है, ये एक पूरे के पूरे समूह को, एक विशेष स्थिति, एक विशेष जो है लोकेशन पर रहने वाले लोगों के लिए एक तरह की धारणा बनी हुई है, ठीक है। तो यही है हमारी रूढ़िबद्ध धारणा, यानी कि उस समूह से संबंधित सारे लोगों को एक ही नज़र से हम देखेंगे, ठीक है। जैसे लड़कियों को लेकर के ही देखिए, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, मानते हैं ना कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, मतलब किसी एक ने कोई गलती की तो उसकी सजा सबको दो, क्यों, क्योंकि लड़कियां होती ही ऐसी हैं। इसके लिए ना वो ज्योति मौर्य वाला जो कांड हुआ था, केस जो आया था, उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि अगर कोई एक महिला है जिसने मतलब चीट किया अपने हस्बैंड को या किसी को भी चीट किया, तो अब समझ लीजिए कि लड़कियां चीटर ही होती हैं, जबकि भैया चीटर तो लड़के भी होते हैं। और साथ में एक बात और देखिए, कई सारी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत विषम परिस्थितियों में अपने पार्टनर का साथ नहीं छोड़ती हैं, लेकिन चूंकि एक व्यक्ति ने, एक समूह के उस एक इंसान ने इस तरह का काम किया, यानी कि चीटिंग किया, तो हमने इस नज़र से देखना स्टार्ट कर दिया कि सारे के सारे जो लड़कियां होती हैं वो चीटर होती हैं, ठीक है।
तो ये क्या है, वो एक तरह की रूढ़िबद्ध धारणा है, हमने उस समूह से संबंधित सभी लोगों के लिए एक तरह की धारणा बना ली है, ठीक है। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि अपराधी का कोई ना तो लिंग होता है ना कोई जाति होती है, अपराधी अपराधी होते हैं, उन्हें स्त्री पुरुष इस तरह से देखने की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी अलग एक जाति होती है, ठीक है। यानी कि अपराधी ही अलग एक जाति है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो या ट्रांसजेंडर हो, कोई भी व्यक्ति हो। चलिए आगे हम लोग अब देख रहे हैं। तो ये सारी लाइंस ना हमने एनसीईआरटी से ली हुई है, एनसीईआरटी में दी है कि जब हम सभी लोगों को, यानी कि किसी एक समूह के लोगों को या किसी एक राष्ट्र या देश के लोगों को, जो भी वहाँ पे संबंधित हैं, उन्हें एक ही प्रकार की छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में एक पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे हम रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, ठीक है। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है, ठीक है। यानी कि हम सोच रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति बहुत कंजूस है, तो हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति के साथ, हो सकता है उसकी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही हों जिन परिस्थितियों को आप न जानते हो और आपने उस टाइम पे देखा कि वो व्यक्ति उसके साथ कंजूसी कर रहा है, तो आपने अपने मन में इस तरह की धारणा बना ली कि सामने वाला व्यक्ति बहुत कंजूस है, ठीक है। जबकि जरूरी नहीं है कि वो हर इस परिस्थिति में कंजूस ही हो, ठीक है। कभी कभी विषम परिस्थितियां सभी के जीवन में आ जाती हैं, तो उस टाइम पे जब आपने उसको देखा रहा होगा, उसकी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी कि उसे कंजूसी करनी पड़ी होगी, लेकिन अब आपके मन में क्या बन गया कि सामने वाला व्यक्ति वहां कंजूस है, ठीक है, मक्खी चूस है इवन। आगे देखिए, कह रहे हैं कि हर देश, धर्म आदि में कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है, जैसे कि अभी हमने ज्योति मौर्य वाला जो केस है वो बताया, ठीक है। कह रहे हैं कि इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है, यानी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक विशिष्ट है, ये जो विशिष्टता है वो फिर हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। यानी कि अब जो लड़कियां, कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो अपने पार्टनर के प्रति मतलब एकदम लॉयल है, लेकिन चूंकि आपने धारणा बना ली कि लड़कियां चीटर हैं, तो आप फिर उस लड़की के अंदर की, यानी कि दूसरी जो लड़की है उसकी लॉयल्टी को आप देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से उसे अलग बनाती हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के ढांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का जो काम है वो लड़कियां नहीं कर सकती, ठीक है। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोक देती हैं जिनकी काबिलियत हम में होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। रूढ़िबद्ध धारणाओं को आपको समझ के रखना है। पूर्वाग्रह, रूढ़िबद्ध धारणाएं, ये सब आप एकदम समझ के रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भेदभाव से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भेदभाव का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस देखिए, सभी लोगों को एक समान अवसर देना भेदभाव का उदाहरण नहीं है, तो यही है, ठीक है। सभी लोगों को अगर आप एक समान अवसर दे रहे हैं तो ये भेदभाव कहाँ हुआ, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। कह रहे हैं कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर गतिविधियों में भाग लेने से रोकना, तो जाहिर सी बात है कि ये आप असमानता कर रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं कि सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, सभी के साथ, सभी लोगों को समान अवसर देना और सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, कह रहे हैं भेदभाव का उदाहरण नहीं है। रुकिए और देखते हैं। कह रहे हैं सभी के लिए समान नियम और विनियम लागू करना, सभी के लिए समान नियम और विनियम लागू करना, ये भेदभाव का उदाहरण तो ये भी नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भेदभाव का उदाहरण है? कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर भेदभाव का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। ओहो, ठीक है, सही, समझ गए। कह रहे हैं कि कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर गतिविधियों में भाग लेने से रोकना, तो ये भेदभाव का उदाहरण है ना, ठीक है। हाँ, समझ गए। थोड़ा ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रही थी, क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि आप बताओ भैया कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है। तो जो बी वाला है ना वो एकदम सही हो जाएगा। अब पहले में कह रहे हैं कि सभी को समान अवसर देना, अगर आप सभी को समान अवसर दे रहे हैं तो वो भेदभाव थोड़ी ना है, वो तो समानता हो जाएगी, तो ये तो नहीं होगा। कह रहे हैं सभी के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करना, तो अगर आप सभी को एक ही नज़र से देख रहे हैं, सभी को मित्रवत देख रहे हैं, तो ये भी भेदभाव नहीं होगा, ये भी समानता हो जाएगी।
जाएगी। चौथा करें कि सभी के लिए समान नियम और विनियम लागू करना, तो ये भी समानता का उदाहरण है। और हमें बताना क्या था कि कौन सा भेदभाव का उदाहरण है, तो बी वाला हो जाएगा कि कुछ लोगों को उनकी जाति के आधार पर गतिविधियों में भाग लेने से रोकना। ठीक है, तो चाहे वो जाति के आधार पे हो, लिंग के आधार पे हो, भाषा के आधार पे हो, वेशभूषा या फिर उत्पत्ति स्थान, किसी भी आधार पे अगर आप किसी कार्य को करने से उन्हें रोक रहे हैं तो यह भेदभाव का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, अभी भेदभाव के बारे में हम लोगों को और भी बहुत कुछ जानना है। हम लोग अंबेडकर जी के बारे में जानेंगे। डॉक्टर अंबेडकर के एक छोटी सी कहानी है जिससे क्वेश्चन भी बना हुआ है, तो अभी हम उसको भी देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं असत्य कथन बताइए। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक सीढ़ी के रूप में रखा गया, हमें रॉन्ग बताना है। ठीक है, तो ये तो सही है भैया, ये ठीक है। जाति व्यवस्था में आप देखेंगे कि लोगों के समूहों को एक सीढ़ी के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो निम्न जाति को जिसमें सबसे नीचे रखा गया है, जो ब्राह्मण वगैरह थे, जो अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ समझते थे, उन्हें उच्च कोटि में रखा गया, यानी कि सीढ़ी में सबसे ऊपरी दर्जा दिया गया है। कह रहे हैं सफाई करना, कपड़ा धोना और बाल काटना जैसे कामों को समाज में महत्व कम दिया गया है, तो सही बात है, इन्हें कम महत्व दिया गया था, इसी कारण से इन्हें अछूत कैटेगरी में और निम्न जाति के रूप में देखा गया। तो ये बात भी सही है, हमें रॉन्ग बताना है। कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था में सभी जातियों को समान अवसर और सम्मान दिया जाता था। महा गलत बात है, ये सबसे गलत बात यही है। ठीक है, यानी कि मतलब उन्हें सम्मान तो छोड़ो, हमेशा अपमान की दृष्टि से देखा गया है। हमेशा जाति व्यवस्था में जो लोग निम्न जाति के लोग रहे हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रताड़ना हुई है। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने झेला है तो वो निम्न जाति के और महिलाएं। ठीक है, यानी कि निम्न जाति के लोग और महिलाओं ने बहुत झेला है। आज हम देखते हैं कि थोड़ा बुरा लग सकता है, हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे 2-4 घटनाएं जो घट जाती हैं पुरुषों को लेकर के कि महिलाओं ने ऐसा किया जिसकी वजह से पुरुषों ने आत्महत्या कर ली, तो इतना त्राहिमाम मचा हुआ है। आप सोचिए कि निम्न जाति के लोगों ने और महिलाओं ने सदियों से कितना झेला है। मतलब ठीक है, समस्याएं किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, घटना जो घट रही है वो गलत है, लेकिन इतना हो हल्ला अभी से ही पुरुष बचाओ आंदोलन को लिए मतलब लोग तैयार बैठे हैं। महिलाओं के लिए जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, तब तो लोग उसके मतलब कि विरोध में आ रहे थे। आज देखिए, अगर कहीं कहीं 1000 में या लाख में एक घटना घटती है तो लोग अभी से ही शुरू हो गए हैं, नहीं पुरुष बचाओ आंदोलन करना है हमें। भैया करिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मत करिए, लेकिन जरा ये भी तो देखिए कि अन्य लोगों ने कितना झेला है। आप जिन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन्होंने कितना झेला है, उनकी जो पीढ़ियाँ रही हैं उन्होंने कितना झेला है। चलिए फिलहाल के लिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि दलित वह शब्द है जिसका उपयोग निचली जाति के लोग अपनी पहचान के लिए किया करते थे, तो ये बात भी सही है। ठीक है, दलित के जो शब्द है वो निचली जाति के लोग अपने पहचान के लिए किया करते थे। इससे उन्हें थोड़ा शांति मिलती थी कि देखो तुम लोगों ने हमें कितना दबाया है, हम लोग आज जो है वो ऐसे नहीं है, पैदाइशी नहीं है, तुम्हारे दबाने की वजह से आज हमारी ये स्थिति है। ठीक है, तो असत्य कथन में आपको कौन सा मिल जाएगा? सी वाला, कि जाति व्यवस्था में सभी जातियों को समान अवसर और सम्मान दिया गया। ये वाला रॉन्ग है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं, तो ये आप देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में है। कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता के रूप में, हमको लगता है एक सेकंड, हाँ भेदभाव वाला खत्म हो गया। ठीक है, थोड़ा हमें असमानता और भेदभाव के बारे में जान लेना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से भेदभाव को परिभाषित किया गया है हमारी एनसीईआरटी में, तो हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, भेदभाव, इसकी परिभाषा जान के रखिए। तो ये भेदभाव क्या है? तो जब हम पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर अपने व्यवहार को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा व्यवहार परिवर्तित होता है किसी रूढ़िबद्ध धारणा या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, तो हम उसे क्या कहते हैं? वो हम उसको भेदभाव कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं जैसे कि किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई काम करना, या फिर किसी काम को किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के करने से रोक देना। जैसे निम्न जाति, जो निम्न जाति के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्यों भेदभाव किया जाता है? कि वो लोग जैसे कहते हैं जो चमार हैं वो चमड़ा उठाने का काम करते हैं, चमड़ा निकालने का काम करते हैं, इस वजह से उनके साथ भेदभाव होना चाहिए। उन्हें अपने साथ बैठने की व्यवस्था नहीं है। सामान्य जिन मंदिरों में आप पूजा कर रहे हैं उन्हें उन मंदिरों में पूजा करने की जो सुविधा है वो नहीं मिलना, साथ में जो कुएं हैं उन पे नहीं आने देना। तो इस तरह का जो भेदभाव किया जा रहा है ना, वो क्या है? वो किसी ना किसी रूढ़िबद्ध धारणा से ग्रसित होकर के किया जा रहा है। यानी कि रूढ़िबद्ध धारणा ही तो है कि जो निम्न जाति के लोग हैं वो
चमार जो है उन्हें निम्न जाति का मतलब माना गया, ठीक है। तो चमार हैं वो चमड़ा निकालते हैं, इस वजह से उन्हें हमारे बर्तन को नहीं छूने देना चाहिए। ये क्या है, ये एक तरह का भेदभाव है। क्यों ये भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि ये रूढ़िबद्ध धारणा से ये ग्रसित है, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा याद रखिएगा। भेदभाव की जो परिभाषा है वो आप बिल्कुल मत भूलिएगा कि जब हम पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करते हैं तो वही क्या है, वही है भेदभाव, ठीक है। यानी कि किसी के प्रति जब हमारा व्यवहार किसी रूढ़िबद्ध धारणा या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भेदभाव, ठीक है। चलिए अब ये भी याद रखिएगा कि जो भेदभाव है ना, इसके कई कारण हो सकते हैं। तो वही सेम कारण हैं। धर्म के आधार पे किया जा सकता है, भाषा के आधार पे किया जा सकता है, लिंग के आधार पे किया जा सकता है, और मतलब कि जाति के आधार पे किया जा सकता है, और साथ में पैसे पूंजी के आधार पे भी किया जा सकता है, अमीर और गरीब में भेदभाव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखे रहिएगा। कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो निम्न जाति के भी हैं, ऊपर से बहुत गरीब हैं, तो वो बेचारे दोहरे भेदभाव के झेलते हैं, ठीक है। यानी कि पहले तो पैसे से भी परेशान है, ऊपर से सामाजिक जो मतलब संरचना है, समाज की जो स्वीकार्यता है वो भी उनको नहीं मिल रही है। तो ये क्या है, ये दोहरे भेदभाव को वो लोग झेल रहे हैं, ठीक। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, क्योंकि दोहरे भेदभाव से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखेंगे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। तो हमने देखा ना कि जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उनके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9। और भीमराव अंबेडकर जी की बात अचानक से यहाँ कहाँ से आ गई, तो भैया इस वजह से आ गई कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो भी निम्न जाति से संबंधित थे। महाराष्ट्र में जन्म हुआ था, ठीक है। और महाराष्ट्र में जो महार जाति है ना, उन्हें निम्न जाति या अछूत माना जाता है। तो उसी कास्ट में बिलोंग किए थे, उसी कास्ट मतलब उसी कास्ट में जन्म हुआ था। कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1891 में हुआ था, ठीक है। आगे चल करके जब मृत्यु हुई कब हुई है, तो 1956 में हुई है। तो महार जाति को बहुत ही मतलब अछूत जाति का माना जाता था। इस वजह से अछूत या निम्न जाति या भेदभाव का जो उदाहरण है उसके रूप में यहाँ पे अंबेडकर जी के जो है वो दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। क्योंकि इतने महान होते हुए भी, इतने पढ़े लिखे, इतने मतलब सुशिक्षित होते हुए भी सामाजिक पृष्ठभूमि की वजह से उन्होंने बहुत अपनी जिंदगी में झेला है, ठीक है। कह रहे हैं कि बताइए कि उन्हें हम किस रूप में जानते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता के रूप में। दूसरा कह रहे हैं भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में। तीसरा कह रहे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री। और चौथा एक प्रसिद्ध कवि। तो ये सब बकवास बातें नहीं है। कौन सा इसमें हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा कि भारतीय संविधान के पिता और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में हम भीमराव अम्बेडकर जी को जानते हैं, ठीक है। एक कहानी दी हुई है, उस कहानी से क्वेश्चन बना हुआ है, और वो कहानी क्या है, तो मतलब कि जो भीमराव अंबेडकर जी है ना, उन्होंने 1901 में अपना एक अनुभव है जो साझा किया है। और 1901 में क्या हुआ था, 1901 में वो अपने भाई के साथ अपने पिता से मिलने कोरेगांव आए थे, ठीक है। अपने पिता से मिलने वो महाराष्ट्र के कोरेगांव में आना था उनको, ठीक है। तो वो अब पहले चूंकि वो विदेश में रहते थे, विदेश में रहने का मतलब है उन्होंने विदेश में पढ़ाई लिखाई की थी, और साथ में महाराष्ट्र में जो है इनका जन्म हुआ था। जब वो बाद में विदेश में रहना स्टार्ट हुआ था, जबकि ये घटना है ना, तब तो छोटे थे, बच्चे थे, इवन 9 साल के थे, ठीक है। लेकिन इनके पापा जो है ना, वो मतलब कि ब्रिटिश सरकार में नौकरी किया करते थे, तो इस वजह से इनका जो रहन सहन है वो अदर लोगों से थोड़ा अच्छा था। और इन्हें पढ़ने के भी जो अवसर है वो इसी वजह से प्राप्त हुई, क्योंकि इनके पिता जो है वो ब्रिटिश सरकार में नौकर थे। तो आप देखिए कि जब ये 9 साल के थे ना, तो उस टाइम का उन्होंने एक मतलब घटना है उसको बताया हुआ है अपने एक मतलब लिखते हैं ना लोग अपना आत्मकथा वगैरह, तो उसी टाइप का इन्होंने लिखा है, एक संस्मरण है, उसी में इन्होंने बताया है। क्या बताया है, तो इन्होंने बताया कि एक बार जब हम लोग 9 साल के थे, तब हम और अपने मतलब हमारे भाई साहब दोनों लोग अपने पिता से जो है मिलने के लिए कोरेगांव जा रहे थे, ठीक है। तो कोरेगांव के लिए ये निकल पड़े, गए वहाँ पे, जब जहाँ पे ट्रेन रुकी, उस ट्रेन जहाँ रुकती है वहाँ पे जब रुक गए, तो हुआ क्या कि अब भैया वैसे तो उन्हें ये था कि ठीक है पापा जी के जो नौकर हैं वो आ जाएंगे लेने के लिए, तो हम लोग आराम से चले जाएंगे। लेकिन पापा जी के जो नौकर हैं वो नहीं आ पाए, ठीक है। कोई भी बात रही होगी, क्यों नहीं आ पाए नहीं पता। तो ये लोग जब स्टेशन पे उतर गए, काफ़ी देर तक वेट किए, बहुत देर तक वेट किए। काफ़ी देर वेट करते करते जो स्टेशन मास्टर है ना, वो आए और उन्होंने इनसे पूछा कि क्या समस्या है, ठीक है। तो चूँकि इनका पहनावा सब मतलब काफ़ी ठीक ठाक लग रहा था, तो उन्हें लगा, यानी कि जो स्टेशन मास्टर हैं उनको लगा कि किसी ब्राह्मण के बच्चे हैं, और देखने में ठीक ठाक थे,
सब कुछ ठीक लग रहा था। तो इस वजह से उन्होंने उनसे पूछा कि भैया क्या समस्या है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी समस्या है, हमको वहाँ जाना है, लेकिन कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है जिसकी वजह से हम जा सकें। ठीक है, तो वो बेचारा जो स्टेशन मास्टर है वो बहुत परेशान होने लगा कि हाय राम, हम कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं इनकी, हमें बड़ी तकलीफ है। लेकिन ऐसे ही बातों में ना वो पूछ लिया कि आप कौन हैं। ठीक है, तो जब अंबेडकर जी से उस स्टेशन मास्टर ने पूछा कि भैया आप कौन हैं, तो उन्होंने बता दिया कि हम महार जाति के हैं। ठीक है, तो अंबेडकर जी ने जैसे ही बताया कि हम महार जाति के हैं, स्टेशन मास्टर का तो मुंह ही बन गया। वो उनको बहुत ही घृणा वाली मतलब दृष्टि से देखना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर उनको छोड़ के चला भी गया। ऐसे वेट करते करते शाम हो गई, शाम होने को आई तो फिर से स्टेशन मास्टर एक बार आया और पूछा कि अभी तक गए नहीं, क्या दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा कि कोई हमको लेने नहीं आया, आप किसी बैलगाड़ी से भी अगर हमारा जुगाड़ करवा दें तो भी ठीक है। इवन वो दोगुना पैसा देने को तैयार थे, फिर भी कोई भी बैलगाड़ी वाला अंबेडकर जी को अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं था। सोचिए पहले कि कितना मतलब कैसी परिस्थिति रही होगी वो कि एक 9 साल के बच्चे को कोई अपनी गाड़ी में, वो भी बैलगाड़ी में जिसमें स्पर्श भी नहीं होना है, उस बैलगाड़ी में भी ले जाने को तैयार नहीं था। ठीक है, हालांकि बाद में एक बैलगाड़ी वाला आता है, लेकिन इस कहानी में केवल इतना ही बताया गया है ताकि आपको भेदभाव की समझ हो सके कि कैसे लोग भेदभाव किया करते थे। लेकिन इस कहानी में आगे की जो कहानी वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि बाद में एक लोग आते हैं, वो मतलब पहले तो जो है बैठा वगैरह लेते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि अरे यार ये क्या हो गया, ये तो महार जाति के थे, यानी कि अछूत थे। फिर बाद में क्या करते हैं कि मतलब उनको बैलगाड़ी से नीचे जो है पैदल लेकर के जाते हैं। ठीक है, सामान वगैरह लेके बैलगाड़ी में रख लेते हैं, लेकिन खुद उनको नहीं बैठाते हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां रही हैं जिसको झेला है निम्न जाति के लोगों ने। ठीक है, तो ये हमने देखा। आगे देखिए, आगे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। ये तो एक छोटी सी घटना थी तो वो मैंने आपको बता दिया। कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस जाति में हुआ था जिसे अछूत माना जाता था। अभी हमने बताया कि महार जाति में हुआ था और महाराष्ट्र में हुआ था, और महाराष्ट्र में महार जाति को बहुत ही निम्न जाति के रूप में दर्जा प्राप्त था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शंस क्या है। भारतीय संविधान लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता नहीं देता। भैया आर्टिकल 25 को खा गए क्या। फिर कह रहे हैं भारतीय संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को एक ही भाषा बोलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, गलत बात है। फिर कह रहे हैं भारतीय संविधान सभी धर्मों को समान मानता है और नागरिकों को बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देता है। एकदम सही बात है। फिर कह रहे हैं भारतीय संविधान केवल कुछ विशेष त्योहारों को मनाने की अनुमति देता है। गलत बात है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो भारत देश जब 1947 में अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, उसके बाद जब हमारा संविधान लिखा गया, जो हमारा संविधान है, जब वो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब वो पूर्णतः लागू हुआ तो आप देखेंगे उसमें कई तरह की व्यवस्थाएं की गई। स्पेशली जो अछूत जाति के लोग थे जिन्होंने बहुत झेला था, जिनके नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर जी ने काम किया था, उन्होंने बहुत प्रयास किया और उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपको देखने को मिलेगा कि हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 17। ठीक है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के आर्टिकल 17 में आता है, जिसका नाम है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो जो अस्पृश्यता का अंत है वो ऐसे ही नहीं आया है। अगर अंबेडकर जी ना होते तो शायद अस्पृश्यता के अंत की बात हमारे संविधान में ना होती। ठीक है, तो अस्पृश्यता के अंत की बात हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में की गई है और इसमें पूरी तरह से अस्पृश्यता को बैन किया गया है, यानी कि आप किसी को उनकी जाति से संबोधित भी नहीं कर सकते, उनकी जाति के अनुसार आप उनके साथ दुर्व्यवहार या फिर जो है असमानता का जो भाव है वो तो बिल्कुल नहीं ला सकते हैं, स्पेशली जो सार्वजनिक जगह हैं या सरकार से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो। ठीक है, और हालांकि नागरिक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो आर्टिकल 17 है ना वो नागरिकों को, मतलब नागरिक भी किसी तरह की अस्पृश्यता किसी व्यक्ति के साथ नहीं करेंगे और साथ में सरकार तो बिल्कुल नहीं करेगी, और साथ में दंडनीय अपराध भी बनाया गया है ताकि भेदभाव को समाप्त किया जा सके। हालांकि
अभी भी आप देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर ये भेदभाव हो रहा है। हम अपने आसपास देखते हैं, इस वजह से बता रहे हैं। शहरों में हो सकता है कि ना होता हो, गांव में तो भैया बहुत जोर शोर पे है, ठीक है। आज भी जो निम्न जाति के समझे जाने वाले लोग हैं, उनको आज भी लोग अपने बर्तन छूने नहीं देते हैं, अपने साथ अपने तख्त पे नहीं बैठाते हैं, अपने मतलब दूर दूर ही रहना ठीक है। हाँ, काम भैया उनसे लेना है, अपने खेत में काम उन्हीं से करवाना है, और कोई काम हो तो वो भी उनसे करवा लेना है, लेकिन अपने साथ उन्हें बराबरी का मतलब अधिकार नहीं देना है, अपने साथ बराबरी में बैठने नहीं देना है, अपने बर्तन में उनको पानी नहीं पीने देना है। तो ग्राउंड लेवल पे इतना आसान नहीं है कि जल्द ही असमानता समाप्त हो जाए, लेकिन हाँ, चूंकि संविधान में जगह मिली है तो लोग इस तरह का जो व्यवहार है वो करने के पहले एक बार सोच लेते हैं। लेकिन जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और जो लोग मतलब बहुत ही अपना मुझ पे ताव देने वाले हैं कि नहीं नहीं हम तो इस जाति में पैदा हो गए हैं, तो ये हमारा धर्म है, ये हमारा अधिकार है कि हम अन्य लोगों को दबा के चलें, उनके लिए तो भैया बेकार सी बातें हैं। उनको कुछ नहीं हो सकता, उनका कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि अभी वर्तमान में हमारे यहाँ जो अस्पृश्यता है, जो भेदभाव है जातिवादी के आधार पर, उसको बैन कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और हाँ, अब इसी के साथ ना जो भी चैप्टर में पॉइंट्स थे वो समाप्त हो गया, ठीक है। चैप्टर में जो भी पॉइंट्स थे वो खत्म हो गया। अब हम लोग PYQs देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो PYQ है ना, ये 2020 का है, जब मैंने पेपर दिया है। तो हम लोग पहले 2020 में आप देखेंगे 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस एक चैप्टर से। 2 चैप्टर है हालांकि। सबसे पहला जो देखेंगे वो क्या है, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान, ये पैडागोजी का क्वेश्चन है, ठीक है। ओहो, ये क्या हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पैडागोजी का क्वेश्चन है, पैडागोजी में क्वेश्चन बना हुआ है, पैडागोजी में, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जब भी समानता वर्ड का उल्लेख हो तो किस तरह से चर्चा होनी चाहिए, ये आप बताइए। ऑप्शंस देखिए, अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। दूसरा क्या है, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना। तीसरा करें, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना। और चौथा है, यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की ओर ले जाता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, ACD सही है, दूसरा है कि BCD सही है, तीसरा है ABC सही है, और चौथा है कि ABD सही है, ठीक है। तो देख ही रहे हैं भैया, उत्तर लगा हुआ है, और ये ऑफिशियल आंसर की से मैंने ये वाला आंसर मिलाया हुआ था जब हम एग्जाम दे के आए थे उसके बाद, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा, और इसका ऑप्शन C वाला, ठीक है, 3 वाला ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इसके ठीक हो जाएंगे, चौथा इसका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो वही 2020 का है, ये भी क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को चाहिए कि, ठीक है, यानी कि जो विविधता है ना, उसको संबोधित करने के लिए जो SST के टीचर हैं उनको क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, कह रहे हैं विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों की कक्षा में चर्चा में शामिल करें। तो बात तो सही है, जब आप अलग अलग तरह के कल्चर को शामिल करेंगे अपनी क्लास में तो वो आपकी जो कक्षा है वो विविधतापूर्ण हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट ठीक है। कह रहे हैं केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो, सरासर गलत है। फिर कह रहे हैं अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो ये भी ठीक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो A और C इसका सही हो जाएगा, 3 वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी टाइम का है, यानी कि 2020 का। तो एक क्वेश्चन मैंने कल ही करा दिया था, 3 क्वेश्चन आज करा दिए हैं। तो 2020 में इस एक चैप्टर से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अभी एक 2024 का भी मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, 2024 में 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुझे एग्जैक्टली मिल नहीं पा रहा है सब। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के कोरोगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? तो क्या लगता है आपको, किया था कि नहीं, बता दीजिए। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं। ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, तीसरा करें अनुभवों की तुलना करना, और चौथा है परिस्थितियों से अनुमान लगाना। तो भैया ये ना टीचर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि जो है अंबेडकर जी के साथ भेदभाव किया जा रहा था कि नहीं किया जा रहा था, अगर इस तरह के क्वेश्चंस टीचर्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे आप परिस्थितियों से अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले बच्चों को कहानी बताइए वाली सॉरी
पहले कोरेगांव में जब अंबेडकर जी जा रहे थे, उनके साथ कौन सी घटनाएं घटी, किस तरह से लोगों ने उनके साथ असमानता का व्यवहार किया, पहले आप वो वाली कहानी सुना दीजिए बच्चों को। उसके बाद बच्चों से पूछिए कि क्या आपको लगता है कि हाँ अंबेडकर जी के साथ वहाँ मतलब कि असमानता का व्यवहार हुआ था या नहीं हुआ था। तो बच्चे फिर बताएंगे, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से उनको अच्छे से पढ़ाया है तो उन्हें समझ आ गई होगी कि हाँ उनके साथ असमानता हुआ था। अगर आप इस तरह की परिस्थितियाँ निर्मित करके बच्चों को कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये किसका उदाहरण है, तो ये उदाहरण है कि परिस्थितियों से अनुमान लगाने की जो मतलब क्वालिटी है, जो मतलब परिस्थितियों से कैसा अनुमान लगाया जाता है, ये वाली एजुकेशन आप बच्चों को दे रहे हैं। ठीक है, उन्हें ये सिखा रहे हैं कि आप किसी परिस्थिति को देख करके कैसे उसका जो अनुमान है वो लगा सकते हैं कि कौन सी घटना यहाँ घटी होगी। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये देखिए 2024 जो 7 जुलाई 2024 को पेपर हुआ था उसका ये क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है। तो कब का ये क्वेश्चन है भैया, सीटेट 7 जुलाई 2024 का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अशोक के अभिलेखों की लिपि, क्या कह रहे हैं, भेदभाव के विषय पर चर्चा करना, तो ये कहाँ से आ गया। दूसरा कह रहे हैं मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, अच्छा। फिर कह रहे हैं बी.आर. अम्बेडकर के भारत लौटने के पश्चात रहने हेतु स्थान ढूंढने के अनुभव का वृत्तांत, और कह रहे हैं एक विज्ञापन में कपड़ा धोते हुए महिला को दर्शाना। तो ये जो कपड़ा धोते हुए महिला को दर्शाना है ना, ये दूसरे का मतलब एग्जाम्पल हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कि मेरे ख्याल से कि ये एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि कपड़े धोने का काम ना महिलाएं ही करती हैं। ठीक है, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा का उदाहरण है। जबकि जो भेदभाव है ना उसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा कि आप बी.आर. अम्बेडकर जी की जो कहानी है कोरेगांव से लौटने वाली, मतलब कोरेगांव में जाने वाली, वो बताइए और बच्चों को समझाइए कि ये देखिए क्या है, ये किस तरह का भेदभाव हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 है वो ठीक हो जाएगा। फिर क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है। अर्थात कोई ऐसी घटना आपको बताना है जो किसी भी तरह के जो होता है ना कि लिंग के आधार पर, यानी कि लड़की को ये काम करना चाहिए, लड़के को वो काम करना चाहिए, इस तरह का एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि लिंग तटस्थ है। तो अभी मैंने आपको बताया था ना वो जो लड़की लड़के में भेदभाव हुआ था कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वही तरह का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि लड़कियों के एक समूह द्वारा रंगोली बनाना, तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया ये तो एक पूर्वाग्रह है कि लड़कियां रंगोली बनाने में माहिर होती हैं, तो ये तो होगा नहीं। ए जहाँ जहाँ हो काट दो, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ये दोनों वैसे ही निपट गया। दूसरा कह रहे हैं लड़कों के समूह द्वारा वार्षिकोत्सव में मदद करना, तो ये तो है भैया, लड़के थोड़ी ना जो है किसी उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए होते हैं, उनको तो काम कर दो कि जाओ भैया तुम अपने वहाँ रखवाली करो, गेट कीपर बन जाओ, तो ये वाला तो हो जाएगा। ठीक है, बी वाला होगा। तो बी कहाँ कहाँ है, दोनों में है, उत्तर नहीं मिला हमें। तीसरा कह रहे हैं लड़कियों के समूह द्वारा नृत्य प्रतियोगिता, तो लड़कियां डांसर होती हैं, इसको तो कोई मतलब की बात नहीं, तो वैसे सी वाला भी कट गया। ठीक है, तो डी वाले में क्या करें, लड़कों के समूह द्वारा अतिथियों के लिए जलपान की व्यवस्था करना, बी और डी है। ठीक है, यानी कि लिंग तटस्थ यही दोनों एग्जाम्पल हैं। लड़कों को लेकर के किस तरह के पूर्वाग्रह बनाए जाते हैं, लड़कियों को लेकर के किस तरह के पूर्वाग्रह बनाए जाते हैं। अगर आपको ये पता है तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, लड्डू क्वेश्चन है एकदम। तो इसका जो 4 वाला है वो हो जाएगा। ठीक है, और अगर अभी तक बने हुए हैं आप वीडियो में तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हमें भी मोटिवेशन आएगा। तभी जब मोटिवेशन आएगा तभी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। एक बार हमारे साथ जुड़ के देखिए, अगर एग्जाम में मज़ा ना आए तो कहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये भी उसी 2024 का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विविधता विषय, डाइवर्सिटी से क्वेश्चन बना है कि विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा कक्ष के 30 विद्यार्थियों या 30 शिक्षार्थियों को छोटे छोटे समूहों में बांटना चाह रही। ओहो, ये वाला मैंने प्रिंट करके दे दिया था। नहीं, ये वाला क्वेश्चन हो गया जी, मैंने पहले ही करवा दिया था। विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन समाप्त हुई है। हाँ, समाप्त तो हो गया, लेकिन थोड़ा 1-2 पॉइंट है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। ये देखिए, जब हमारा संविधान बना था ना, तो हमारी संविधान में एक उद्देशिका शामिल की गई है। उद्देशिका क्या है, इसके लिए आप हमारे लूसेंट की जो पॉलिटी है उसमें जाके देख सकते हैं। हालांकि सीटेट के लिए वो काम का नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि संविधान की चर्चा हुई थी और साथ में ये वाला दिया हुआ था, तो मैंने इसको शामिल किया है ताकि आपको पता रहे कि आखिर उद्देशिका क्या है। तो भैया उद्देशिका हमारे संविधान में उसको प्रस्तावना कहा जाता है। उसमें संविधान जो लिखा हुआ है उसकी मूलभूत क्या बातें हैं वो सब आपको उद्देशिका में देखने को मिल जाते हैं। देख लीजिए हमारी उद्देशिका क्या कहती है। तो हमारी उद्देशिका में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन शब्द में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ था, इस वजह से मैंने आपको दे दिया है। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं बना हुआ है, आज तक कभी नहीं देखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हों, लेकिन हाँ आगे एक दो पॉइंट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत ही किया है। अभी पॉलिटी में मिला क्या है एग्जैक्टली, अभी तो हमने बस मतलब डाइवर्सिटी देखी है। अभी हम पहले डाइवर्सिटी देखेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग पॉलिटी पे आएंगे, संविधान पे आएंगे। ठीक है, तो ये क्या था, ये संविधान का पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। ठीक है, यानी कि जो वो भेदभाव किया जा रहा था ना जाति के आधार पे, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में। वैसे मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, मेरे ख्याल से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन अभी चूंकि सीटेट के लिए नया नया तैयारी स्टार्ट करवाए हैं तो आपके लिए कोई कमेंट वर्क नहीं देंगे। एक बीच में पूछा है उसको आप बता सकते हैं, इसको मैं खुद ही करवा देती हूँ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए, रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है। ठीक है, यानी कि कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो कि रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती दे रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट किससे मैच करेगा। जैसे काम ये दिए हैं कि दो डॉक्टर खाना खाने बैठे और उनमें से एक ने मोबाइल पर फ़ोन किया। किसको फ़ोन किया, तो इसमें आप मिला करके देख सकते हैं कि अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। तो ऐसा लोग इस तरह की पूर्व धारणा बना के रखे हैं कि जो डॉक्टर वगैरह होते हैं ना वो फ़ोन वगैरह नहीं करते हैं, वो अपने काम में इतने मशरूफ़ होते हैं कि उनको छुट्टी नहीं है अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की। तो यही इसका जो पूर्व धारणा है उसका यहाँ पे विरोध दिखाया गया। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं जिस बच्चे ने चित्रकार प्रतियोगिता जीती वह मंच पर कहाँ से गया, तो पुरस्कार लेने के लिए पहिए वाली कुर्सी पर गया। क्यों, क्योंकि ऐसा लोगों को लगता है कि जो लोग दिव्यांग होते हैं वो किसी भी विशेष क्वालिटी से दूर रहते हैं, उनके अंदर कोई हुनर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी वाला, 4 वाला। मतलब कहना है संसार में सबसे तेज धावकों में से एक दमा का पुराना मरीज है, यानी कि ऐसा लोग सोच रहे हैं जिसको दमा की बीमारी है वो क्या दौड़ेगा। तो ये देखिए ये एक मतलब रूढ़िबद्ध धारणा का विरोधी एग्जाम्पल दिखाया गया। कह रहे हैं कि वह बहुत अमीर नहीं था लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा हुआ। अर्थात लोग मानते हैं ना कि जो गरीब होते हैं उनकी ज़िंदगी में क्या ही सुधार आएगा, वो तो पैदा ही हुए हैं गरीबी में मर जाने के लिए। तो उनके लिए यह है भैया नहीं, भले ही आप गरीब हैं लेकिन अगर आपके अंदर पाने की चाह है तो फिर आप अंतरिक्ष यात्री तक बन सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जिन्हें आप देख लीजिए। अब जाहिर सी बात है कि केवल हमारे बताने से चीज़ें समझ नहीं आएंगी, आपको खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, इस बुक की भी और हमारे क्वेश्चंस की भी। आप वहाँ पे जाएं, एक बार पढ़ें। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा, इसके लिए आप सभी को बड़ा वाला थैंक्स। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपनी हमारी जो हिस्ट्री वाली सीरीज़ है उसको ज़रूर पूरा देख लें, छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, जल्दी वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।